हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीप क्लासेस। पिछले कुछ हफ्तों से हम वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा छठा लेक्चर है और वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स बीइंग सच अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, सच अ एक्सटेंसिव टॉपिक, कोशिश यही है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस किया जाए सो दैट बाय द एंड ऑफ एवरी लेक्चर आपको कभी भी उस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई सवाल आए, आप कभी भी उसको गलत ना करें। चलिए क्विकली मैं आपको टेम्परेट कॉन्टिनेंटल या स्टेपीज क्लाइमेट के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि इस मैप में जो डार्कन्ड रीजन्स हैं वो इस पर्टिकुलर क्लाइमेट टाइप को रेफर करते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, टेम्परेट यानी कि अगर मैं पूछूं कौन से लैटिट्यूड्स होने चाहिए तो टेम्परेट रीजन्स की बात होनी चाहिए, ट्रॉपिक्स की बात नहीं हो रही है। टेम्परेट यानी कि बियॉन्ड ट्रॉपिक्स, राइट। तो लैटिट्यूड देखिए कौन सा बन रहा है यहाँ पे 30 से 45 डिग्री पे, ये जो है आपके स्टेपीज क्लाइमेट बन रहे हैं। ये जो पूरा डायग्राम है ये हमने एक जनरल डायग्राम देखा था जब हमने बात की थी क्लाइमेट डिफरेंट क्लाइमेट टाइप्स की, कि 0 से 10 डिग्री लैटिट्यूड में इक्वेटोरियल क्लाइमेट होगा। जैसे जैसे आप डिफरेंट लैटिट्यूड के जोन्स में जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, क्लाइमेट टाइप्स भी बदलेंगे। तो 5 क्लाइमेट टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेपीज टाइप। अब यहाँ पे ये तो एक जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ग्रासलैंड्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े अलग होते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर के कैरेक्टरिस्टिक थोड़े अलग होते हैं। मैप को ध्यान से अगर आप देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में जो है ये ग्रासलैंड्स राई कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखें तो दे आर नियर बाय टू द कोस्ट, राइट। तो होता क्या है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये सारे के सारे जो ग्रासलैंड्स हैं, फॉर एग्जांपल यूरोप में स्टेपीज ले लीजिए, राइट। इन जनरल अगर मैं आपको एग्जांपल्स बताना चाहूँ, हंगरी में पुस्ताज, मंचूरिया या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेरीज, ये जो है कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में, राइट। अब कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में है, इसका मतलब है कि जो भी कोस्ट के पास वाले रीजन्स हैं जहाँ पे मैरिटाइम इन्फ्लुएंस होता है उनसे तो बहुत दूर है। इसीलिए आप देखेंगे कि मैरिटाइम इन्फ्लुएंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेट ग्रासलैंड्स में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कम होगा। और क्योंकि इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में लाई करते हैं इसलिए इंटायरली कॉन्टिनेंटल भी होते हैं। अब आप कहेंगे इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में ग्रासलैंड्स क्यों लाई कर रहे हैं? देखिए लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती तो वहाँ पे तो ट्रीज बहुत ज़्यादा होते, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं है इस वजह से दीज रीजन्स आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस, दीज रीजन्स हैव ग्रासलैंड्स। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे रेनफॉल क्यों नहीं हो रही, राइट, हवाएं तो आ ही रही होंगी। बिल्कुल सही बात है, ये वेस्टर्लीज के इम्पैक्ट में रीजन्स होते हैं और वेस्टर्लीज में अगर आप ध्यान दें तो ये वाटर बॉडी से लैंड की तरफ आ रहे हैं तो डेफिनेटली मॉइस्चर लेके आ रहे हैं, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है। By the time these moisture laden winds reach the interior of the continents, अपना मेजॉरिटी मॉइस्चर जो है ये इनिशियल रीजन्स में ही शेड कर चुकी होती, इसीलिए by the time these winds reach these ग्रासलैंड्स बहुत ज़्यादा रेनफॉल बची ही नहीं होती। इसीलिए आप देखते हो कि यहाँ पे रेनफॉल की कमी की वजह से ग्रासलैंड जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, राइट। तो इस वजह से आप देखोगे कि ये रीजन्स प्रैक्टिकली ट्रीलेस है, ठीक है जी। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के डायग्राम्स को देखें या मैप को देखें तो आप देखेंगे बहुत एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स हैं। इनके कंपैरिजन में सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत एक्सटेंसिव नहीं है। क्यों नहीं है एक्सटेंसिव, राइट, बिकॉज लैंड की अवेलेबिलिटी ही नहीं है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड बहुत ज़्यादा है, तभी आप देखिए एक्सटेंसिव होने की जगह भी है। सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, नैरो रीजन्स है, इस वजह से आप देखेंगे यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है ग्रासलैंड्स का, राइट। एंड बिकॉज दे आर नियर बाय टू द कोस्ट तो इन पे मैरिटाइम इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, कॉन्टिनेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है जी, याद रहेगा। और ये रीजन्स क्या है मैंने आपको बताया, नैरो भी, ठीक है जी, बेसिक समझ में आया। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं, जितने भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रीजन्स हैं आप देखोगे वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर रहेगा। आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड बहुत ज़्यादा है, लैंड जितनी जल्दी हीट हो रहा है उतनी ही जल्दी कोल्ड भी हो रहा है, तो बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं यहाँ पे, राइट। गर्मी होगी तो बहुत गर्मी होगी, सर्दी होगी तो बहुत सर्दी होगी, तभी आप देखते हो स्टेपीज के कुछ रीजन्स में आपके स्नो कवर्ड रीजन्स भी आ जाते हैं, बिकॉज ठंड भी उतनी ही ज़्यादा है।
अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है आपने, स्टेपीज के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि रीजन स्नो कवर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेरीज के पास एक एक्सेप्शन है। टेक्निकली प्रेरीज में भी सर्दियां बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, राइट, ये रीजन्स भी स्नो कवर्ड होने चाहिए और होते भी हैं कुछ हद तक, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल विंड है जो कि आपकी चिनूक विंड कहलाती है, और चिनूक विंड के साथ में है आपके रॉकी माउंटेन्स। तो होता क्या है, यहाँ पे होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है कि जब ओशन से या वाटर बॉडीज से हवाएं आती हैं टूवर्ड्स अ हाईलैंड, टूवर्ड्स अ पहाड़, तो होगा क्या, ये विंड जो हैं पहाड़ की तरफ आते हुए पहाड़ के एक तरफ बहुत ज़्यादा रेनफॉल कर देती है, राइट। अब कोल्ड विंड्स होती है, पानी से आ रही हैं, टेम्परेट रीजन है तो बहुत हीटेड भी नहीं है, तो कोल्ड विंड्स होती हैं, मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं, लेकिन क्योंकि एक ही तरफ रेनफॉल कर गई, अब जब ये विंड दूसरी तरफ जाएगी पहाड़ के, एक तो कूल से हॉट हो चुकी होगी, मेजॉरिटी रेन शेड हो चुकी है और ड्राई भी हो चुकी होगी, तो ऑल्दो प्रेरीज वाले ग्रासलैंड्स में भी स्नो की एक लेयर जम जाती है बिकॉज टेम्परेचर एक्सट्रीम है, बट जब ये चिनूक विंड्स रॉकी के दूसरी तरफ आती है, रॉकी के दूसरी तरफ जहाँ पे प्रेरीज है, वहाँ पे अभी हॉट और ड्राई विंड बन चुकी है, इसीलिए वहाँ पे जो स्नो की लेयर होती है उसको जो है ये पिघला देती है, इसीलिए आप देखते हो चिनूक को स्नो ईटर भी कहते हैं। सो ऑल्दो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, इतने एक्सट्रीम की स्टेपीज में कभी कभी स्नो कवर्ड रीजन्स भी हैं ठंड में, लेकिन प्रेरीज इसका एक्सेप्शन है बिकॉज ऑफ चिनूक विंड्स। ठीक है जी, याद रहेगा। अब इन जनरल तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रीजन्स हैं उनमें कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है ना, स्टैंडर्ड इवेपोरेशन, बादल बने, बारिश हो गई, लेकिन चिनूक एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल भी होती है। ठीक है जी, याद रहेगा। और इन जनरल भी क्योंकि कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती यहाँ पे, और क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं हो रही है, स्कैंटी रेनफॉल है, इसीलिए आप देखते हो यहाँ पे ग्रासलैंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाऊँ, देखो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है, प्लस ये जो आप रेड रीजन्स देख रहे हैं, राइट, ये है आपकी वार्म ओशन करंट्स, राइट। वार्म ओशन करंट्स का क्या मतलब है, वार्म ओशन करंट्स जहां भी होती है वहां पे रेनफॉल भी ज्यादा होती है, राइट। तो बेसिकली सदर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड्स में ऐसा नहीं कि एक्सटेंसिव रेनफॉल हो रही है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से रेनफॉल ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास वार्म ओशन करंट नहीं है, सदर्न हेमिस्फीयर के पास आप देखोगे यहाँ पे वार्म ओशन करंट्स लाई कर रही हैं, और इन वार्म ओशन करंट्स की वजह से यहाँ पे स्टिल रेनफॉल ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ के ग्रासलैंड्स डेफिनेटली रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से ज्यादा बेहतर माने जाते हैं दैन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब कौन कौन से हैं आप देखिए, पंपास इन अर्जेंटीना, राइट, वेल्ड जो है अफ्रीका में है, आप देखोगे नॉर्दर्न एंड सदर्न वेल्ड भी इन्हें कहा जाता है, एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एग्जाम में ना आपको मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, लेट्स से डाउन्स कहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज कहाँ पे है, प्रेरीज कहाँ पे है, या इनमें से कौन से टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ये भी आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है जी, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। सदर्न हेमिस्फीयर में बिकॉज दे आर अंडर मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा माइल्ड विंटर्स होंगी, यानी कि बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा। बस यही आपके बेसिक पॉइंटर्स हैं। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए, अब मैं आपको वार्म ओशन करंट भी बता रही थी। अब देखिए 3 वार्म ओशन करंट यहाँ पे लाई कर रही है, जिनकी वजह से इन रीजन्स में रेनफॉल डेफिनेटली हो रही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रेनफॉल है एकदम से, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे बेटर जो है आपकी ग्रासेस होती है। चलिए एक बार कंसोलिडेट कर लेते हैं, और मैं आपको नेचुरल वेजिटेशन और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में भी बता देती हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्दर्न और सदर्न में डिफरेंस है। नॉर्दर्न में क्या होगा, आप देखेंगे कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में है, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस लेस है, ट्रीलेस है, और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है। लेकिन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का मतलब क्या है, ठंड भी उतनी ही होगी। तो आप देखते हैं स्टेपीज में स्नो कवर्ड रीजन्स भी होते हैं, जिसका एक्सेप्शन क्या है, चिनूक। यहाँ पे ऑल्दो प्रेरीज पे आपका स्नो कवर्ड होता है, बट बिकॉज ऑफ चिनूक जो है, ये रीजन्स जो हैं हॉट एंड ड्राई जो विंड होती है उसकी वजह से स्नो जो है खत्म हो जाती है, इसलिए स्नो को चिनूक को स्नो ईटर भी कहते हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर में मैंने आपको बताया दे ऑलवेज हैव मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, राइट, और यहाँ पे जो रेनफॉल होगी वो किस वजह से होगी, ड्यू टू वार्म ओशन करंट्स। ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है।
अब मैं आपको नेचुरल वेजिटेशन बताती हूँ। देखिए सबसे पहली चीज, ऐसे रीजन्स जहाँ पे रेनफॉल मोर देन 50 सेंटीमीटर्स है, फॉर एग्जाम्पल प्रेरीज। प्रेरीज में रेनफॉल ज्यादा क्यों है? ऑल्दो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, बिकॉज ऑफ चिनूक विंड्स, राइट। तो ऐसे रीजन्स जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा है वहां पे ग्रास हमेशा टॉल, फ्रेश, न्यूट्रिशियस होगी। लेकिन जहाँ पे रेनफॉल कम है, फॉर एग्जाम्पल स्टेपीज में, वहां पे ग्रासेस शॉर्टर होंगी, राइट। ट्रीज भी जो है बहुत ज्यादा नहीं होते, राइट। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, स्टेपीज में, क्योंकि स्टेपीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होना चाहिए, तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे स्नो हो सकती है। और यहाँ पे आप देखोगे ना, ग्रासेस विंटर्स में बहुत डोमिनेंट हो जाती हैं। रादर ग्रासेस की ना ये टेंडेंसी है कि आप मेजर जो है उसको कट भी कर दीजिए तो वो बिना जो है बहुत ज्यादा पानी के भी रह सकती हैं, और जैसे ही रेनफॉल हुई दोबारा ग्रो कर जाती है। तो विंटर्स में ऐसा नहीं कि खत्म हो जाती है, डोमिनेंट रहती। हाँ, अब यहाँ पे एक कंडीशन होगी कि जैसे जैसे आपके रीजन्स पोलवर्ड जाते जाओगे तो वहां पे जो है ग्रासलैंड्स जो है वुडी ग्रासलैंड्स होते जाएंगे थोड़े से, और आपकी वेजिटेशन जो है बेटर होती जाएगी। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए, ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं। तो इस रीजन में आप देखोगे नोमैडिक हर्डिंग बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल एशिया के रीजन्स में आप देखोगे किर्गिज, कजाक, कालमुक जैसी ट्राइब जो है बहुत ही ज़्यादा माइग्रेटरी ऐसे नोमैडिक हर्डिंग ट्राइब्स होती थी। लेकिन इवेंचुअली आप देखते हो कम्युनिज्म की वजह से ये रीजन्स में बहुत ज़्यादा जो है फार्मिंग शुरू हो गई, तो कल्टिवेशंस बहुत ज़्यादा आ गई। तो आज जो है ये ट्राइब्स उतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती हैं, ऑल्दो दिस रीजन वाज ऑलवेज फेमस फॉर नोमैडिक हर्डिंग। आप देखोगे अब फार्मिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो स्पेसिफिक फार्मिंग है, वीट और मेज की कल्टिवेशन। आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी में आप देखोगे प्रेरीज को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो ये जो प्रेरीज, पंपास, पुस्तास हमने देखे, यहाँ पे वीट की कल्टिवेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि ग्रासलैंड्स बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े रैंचेस पाए जाते हैं यहाँ पे, पेस्टोरल फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि पेस्टोरल फार्मिंग है, गोट शीप की अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से आज रेफ्रिजरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, राइट, चीज़ें स्टोर की जा सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती हैं, तो इन रीजन से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स भी हो रहे हैं, राइट। एंड विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हाट हैज हैपेंड इज, यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स हैं इनकी ग्रासेस को न्यूट्रिशियस ग्रास से जो है आपने देखा गया है कि रिप्लेस भी कर दिया गया। फॉर एग्जांपल अल्फा ग्रास पंपास में जो है रिप्लेस हो चुकी है। तो ये रीजन्स आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा शीप, कैटल रियरिंग, रैंचेस के लिए भी फेमस होते हैं। नाउ दिस विल डिपेंड फ्रॉम रीजन टू रीजन। ठीक है जी, तो मैंने आपको रीजन बाय रीजन एग्जाम्पल भी दिए हैं, लेकिन फोकस आपका कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए कि नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में इतना डिफरेंस में क्या पॉइंट्स आते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स जिन पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। बट बिफोर आई लीव, प्रीलिम्स पास आ रहा है, अगर आपको लगता है आपको कंसोलिडेटेड अटेम्प्ट में हमारी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, आप हमसे इस क्रैश कोर्स द्वारा जुड़ सकते हैं। इसकी डिटेल्स हमारे नंबर पे अवेलेबल हैं। दैट वाज ऑल फॉर द डे। आई होप हमने कुछ नया सीखा है। ऐसी ही कुछ चीज़ों के साथ आपसे हर हफ्ते मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।